हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओंकार एकेडमी। आज को हम लोग क्या करेंगे ना, जर्नल एंट्री। जो जर्नल एंट्री हम आप लोग के पास बोले थे कि 3 वीडियो होगा। एक वीडियो ऑलरेडी आप लोग देख चुके होंगे, दूसरा भी अपलोड हो जाएगा और तीसरा, ये तीनों वीडियो रहेगा, जिससे आप लोगों को क्या होगा ना, जर्नल कंप्लीटली आप लोग सीख जाओगे। उसके बाद भी क्वेरीज रहेगा तो हमको कॉल करना। तो आज को हम लोग देखेंगे जर्नल एंट्री कैसे हम लोग करते हैं। पहले तो हम समझा चुके हैं गोल्डन रूल थ्रू कैसे हम लोग एंट्री करते हैं। आज को उसी को हम लोग फिर से देखेंगे, डिफरेंट एंट्री। लेकिन उसके पहले एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले वो समझा देंगे उसके बाद एंट्री करेंगे तो सबसे बेहतर होगा। क्या है वो ना, जीएसटी। जीएसटी नहीं जानेंगे तो इसका एंट्री हम लोग नहीं कर पाएंगे। जीएसटी मतलब होता है क्या ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। यह क्या है ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, जो क्या है, अभी पहले तो गुड्स का टैक्स अलग लगता था, जैसे स्टेट वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स था, सर्विस टैक्स के लिए अलग सर्विस टैक्स था। लेकिन सबको मार्च करते हुए एक सिंगल टैक्स किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी। मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों इंक्लूड है, मार्च है। तो इसमें हम लोग क्या जानेंगे ना, किस तरह जर्नल एंट्री इसका होता है। जब परचेस करते हैं, कि सेल करते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट पेमेंट करते हैं, कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं, उसके ऊपर कैसे हम लोग जीएसटी पे करते हैं। जब भी कोई रिसीव करते हैं उसके ऊपर कैसे हम लोग जीएसटी कलेक्ट करते हैं, ये हम लोग जानेंगे। और इसमें जानना पड़ेगा, ये जो जीएसटी कलेक्शन होता है ना, इसमें एक मतलब जीएसटी कलेक्शन का टाइम हम लोग क्या करते हैं ना, देखे हैं कि हम लोग को जो जीएसटी कलेक्शन होता है उसमें हम देखते हैं सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है। तो ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी किस तरह एडजस्ट होता है वो जानना पड़ेगा ना। हम लोग का जब ट्रांजैक्शन होता है, जीएसटी का कोई परचेज हुआ कि सेल हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसमें क्या है ना, देखना पड़ता है वो इंट्रा है ना इंटर स्टेट है। इंट्रा INTRA, इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट, इंटरस्टेट। इसका मतलब पहले जानना पड़ेगा, ये दोनों का मतलब जानना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग क्या कर पाएंगे ना, वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे कलेक्ट होता है वो, कि कैसे पेमेंट होता है वो जानना है। इंट्रा का मतलब होता है विद इन द सेम स्टेट, यानी हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, परचेज हो चाहे सेल हो, अगर सेम स्टेट में, अगर हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो वेस्ट बंगाल में बेचे हैं कि वेस्ट बंगाल से खरीदे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा, माने विद इन द सेम स्टेट। और इंटर का मतलब होता है हम रहते हैं वेस्ट बंगाल में, लेकिन मेरा ट्रांजैक्शन हुआ है अदर स्टेट के साथ। झारखंड हो सकता है, बिहार हो सकता है, यूपी हो सकता है, अदर स्टेट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मतलब हम रहते हैं वेस्ट बंगाल में, दूसरा स्टेट में हम लोग का ट्रांजैक्शन चल रहा है, दूसरा स्टेट से हम परचेस करके लाए हैं, कि कोई अलग स्टेट में हम लोग बेचे हैं, तब हम लोग का क्या होता है ना, इंटर स्टेट। इंट्रा का मतलब विद इन द सेम स्टेट, इंटर मतलब अनदर स्टेट, स्टेट टू अनदर स्टेट, मतलब एक स्टेट से अदर स्टेट में क्या होता है ना, वो इंटर स्टेट होता है। चले इंट्रा विद इन द सेम स्टेट। जब ट्रांजैक्शन इंट्रा होगा मतलब विद इन द सेम स्टेट होगा, तब क्या होगा ना, तब हम लोग क्या करते हैं, 2 टैक्स लगाते हैं। एक को बोला जाता है CGST एंड SGST, ये हम लोग लगाते हैं, चार्ज करते हैं। मतलब ये क्या है ना, CGST क्या है ना, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये होता है। तो इंट्रा होने से हम लोग सीजीएसटी, एसजीएसटी का यूज करेंगे। लेकिन अगर इंटर होता है, वन स्टेट टू अनदर होता है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट होता है, तब ये 2 नहीं लगता है, तब एक ही लगता है, जिसको बोला जाता है आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी क्या है ना, कैसे हम लोग करेंगे ना, इंट्रा पहले देख लेना होगा ट्रांजैक्शन क्या है,
इंट्रा है ना इंटर है। इंट्रा विद इन द सेम स्टेट, इंटर मतलब विद द अदर स्टेट, विद द अदर स्टेट। अभी क्या है, अभी रेट क्या क्या है ये भी जानना पड़ेगा। तो कैसे क्या कैसे होता है हम लोग जान पाएंगे ना। रेट में क्या होता है, जीएसटी रेट, जीएसटी रेट, जीएसटी रेट अभी जो चालू है, अभी करंट जीएसटी रेट ये 5 चालू है। एक हो गया 0 रेटेड, एक हो गया 5 रेटेड, एक हो गया 12 रेटेड, एक हो गया 18 और एक हो गया 28। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 रेट अभी चालू है। 0 रेटेड का मतलब जिसमें अभी तो कोई टैक्स नहीं लगता, बाद में लग सकता है, वो एग्जम्प्टेड नहीं है। एग्जम्प्टेड का मतलब उसमें लगता ही नहीं है, लेकिन 0 का कभी चेंज होके आ सकता है किसी में, ये होता है 0, अभी 0 है। 5% रेट, 12% रेट, 18%, 28। जब ये इंट्रा रहेगा इस परसेंटेज को क्या करना है, 50-50 कर लेना होगा। 0 रहेगा तो कोई झमेला नहीं है। 5 है तो CGST में 2.5%, इसमें 2.5%, मतलब कुल मिला के 5% हो जाएगा। 12% होगा तो इसमें 6%, इसमें 6%, 18% होगा तो इसमें 9%, इसमें 9%, 28% होगा तो कितना होगा ना 14%, 14%। ये 50-50 हो जाएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50%, टैक्स का 50% पहुंच जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास 50% रह जाएगा, ये होगा। और IGST में क्या है ना, IGST में पूरा परसेंटेज चार्ज होता है, यानी 5%, उसके बाद 12%, उसके बाद 18%, उसके बाद 28%, यानी यहाँ पर डायरेक्ट परसेंटेज पूरा अमाउंट ही दे देना है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट किसको क्या देगा, मतलब आपस में क्या कितना परसेंटेज बांटा जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक करता है। लेकिन इंट्रा होगा तो हम लोग को पहले से ही क्या कर देना होगा, 50-50 इसमें कर देना होगा। तो ये हो गया ट्रांजैक्शन कैसे होता है जीएसटी के लिए, ये समझा दिए। अभी हम लोग जानेंगे जर्नल एंट्री, मेन चीज में आ जाते हैं। ये मेरा विषय नहीं था समझाना, लेकिन एंट्री करने के लिए ये लगेगा, इसलिए हम क्या किए, इसका थोड़ा एक व्यू तुमको दे दिए, आप लोगों को दे दिए कि कैसा होता है ये। तो जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसमें जो ट्रांजैक्शन होता है, एक इंट्रा होता है, एक इंटर होता है। इंट्रा मतलब विद इन द सेम स्टेट, इंटर मतलब विद इन द आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड मतलब अदर स्टेट के साथ जब होता है। और इंटर स्टेट जब होगा, इंट्रा स्टेट जब होगा तब CGST SGST लगेगा, लेकिन इंटर होगा तो IGST। जो रेट है इसमें 50-50 बांट जाता है, इसमें पूरा अमाउंट दिया जाता है। अभी हम लोग जर्नल में आ जाते हैं, कैसे हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे वो देखते हैं। जर्नल का फॉर्मेट एक बार दोबारा हम लिख दे रहे हैं। पहले तो इन द बुक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देना होगा, इन द बुक्स ऑफ, तो कंपनी का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद जर्नल ये लिखना है। उसके बाद फॉर्मेट जो होगा इस तरह, 2 अमाउंट का कलम, एक लेजर फोलियो, इस साइड में डेट का कलम हो गया। ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये लेजर फोलियो, ये डेबिट कलम, ये क्रेडिट कलम, ये अमाउंट रुपी, ये भी अमाउंट रुपी। उसके बाद एक एक करके ट्रांजैक्शन हम बोल रहे हैं। आप लोग जो भी व्यूअर्स हो वो क्या करना, उस ट्रांजैक्शन को पहले लिख लेना। हम एंट्री यहाँ पर दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिखने का जगह नहीं है। तो हम क्या करते हैं, आप लोग को ट्रांजैक्शन बता रहे हैं, उसका एंट्री हम करेंगे, उसको फॉलो करना है किस तरह हम एंट्री उसमें लिखते हैं। पहले ये बोल देते हैं कि हम लोग का जिस गुड्स को हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या है ना, उसमें 5% जीएसटी है, मान के चलेंगे। 5% जीएसटी है, ये हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये पहला बात। दूसरा है कि हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें नैरेशन अभी नहीं लिखेंगे। नैरेशन आप लोग जानते हो कि छोटा जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है किस लिए हमने एंट्री किया, वो क्योंकि हम एंट्री आप लोग को दिखा देंगे और नैरेशन हम बता देंगे कैसे होता है। तो देखिए, फॉलो कीजिए। तो 5% जीएसटी रेट से हम लोग कर रहे हैं अभी 5%। तो अगर कोई गुड्स परचेज होता है, चाहे वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो, कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, तो इसमें क्या होगा, परचेज हुआ तो पहले देखना पड़ेगा क्या, कहाँ से परचेज हुआ है। अगर कहाँ से परचेज हुआ यानी विद इन द सेम स्टेट ना आउटसाइड द स्टेट है,
ये देखना है। अगर विद इन द सेम स्टेट रहा तो कैसे होगा? तो परचेज का एंट्री ऐसे नॉर्मली क्या होता है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं तो बैंक, नहीं तो क्रेडिटर्स। तो जनरल एंट्री क्या होता है पहले लिखते हैं, उसके बाद ना एंट्री जो होता है पहले तो डेट लिख देना है, इसके बाद परचेज अकाउंट इसको डेबिट करना है। परचेज के साथ साथ खाली परचेज का अमाउंट हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे, साथ में परचेज का टाइम हम लोग क्या पेमेंट करते हैं ना, वो जो टैक्स अमाउंट होता है, जो जीएसटी अमाउंट होता है वो हम लोग पेमेंट करते हैं। अल्टीमेट जो जीएसटी का अमाउंट कौन भरता है ना, जो परचेजर है, जो कस्टमर है, अल्टीमेट कस्टमर भरता है। लेकिन पहले जो लोग ट्रेडर है वो लोग खरीदता है, परचेज के टाइम जीएसटी पेमेंट करता है, उसके बाद वो कलेक्ट कर लेता है जब सेल करता है कस्टमर से। तो ये क्या होता है ना, परचेज अकाउंट डेबिट होता है। इसके साथ हमको और क्या पेमेंट करना है ना, हमको पेमेंट करना है जीएसटी का अमाउंट। तो जीएसटी के अमाउंट में क्या है ना, ये हम अगर इंट्रा सोचते हैं मतलब विद इन द सेम स्टेट, तब हम लोग क्या करेंगे ना, इनपुट बोला जाता है परचेज के टाइम, क्या बोला जाता है, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश में है तो हम लोग क्या करेंगे, कैश लिखेंगे, बैंक चेक थ्रू है तो बैंक लिखेंगे, क्रेडिट में है तो क्या लिखेंगे ना, क्रेडिटर्स। जिसमें है उस तरह होगा, उसी से होगा। कैश से पेमेंट होगा तो मेरा कैश अकाउंट से क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, कैश रियल अकाउंट गोज आउट क्रेडिट। बैंक से हुआ तो पर्सनल अकाउंट गिवर क्रेडिट, क्रेडिटर्स हुआ पर्सनल अकाउंट गिवर ऑफ गुड्स, इसलिए क्रेडिट। तो ये सारा तीनों जो ये अमाउंट क्या हुआ ना, क्या ना परचेज को पेमेंट करना है, परचेज का अमाउंट, इनपुट जीएसटी, CGST, SG इसको पेमेंट करना है। तो पेमेंट कौन करेगा, बैंक से कर सकते हैं कि कैश थ्रू कर सकते हैं, कि अभी ड्यू है बाद में हम लोग पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को। तो इसलिए जनरल एंट्री क्या हो गया ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट टू कैश, बैंक और क्रेडिटर। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, नहीं तो क्रेडिटर्स। अभी क्या करते हैं, एक इमेजिनरी फिगर हम लोग ले लेते हैं, जो गुड्स परचेज हुआ है उसका इमेजिनरी फिगर क्या लेते हैं, से 50,000 का हम लोग का क्या हुआ है ना, 50,000 का हम लोग का परचेज हुआ है। तो परचेज वैल्यू है 50,000, लेकिन हमको पेमेंट 50,000 से ज्यादा करना होगा। ये प्रोडक्ट का प्राइस है, प्रोडक्ट प्लस टैक्स, प्रोडक्ट प्राइस प्लस टैक्स, दैट इज अ प्लस जीएसटी। तभी हम क्या कितना परसेंट हम लोग जीएसटी पकड़ के रखे ना, 5%। तो 5% का मतलब कितना होता है ना, 5% का मतलब होता है 2500। 5% का मतलब कितना होता है 2500। कैसे निकाले ना, 5000 का अगर 10% करते हैं तो कितना होता है 5000। तो 5000 का हाफ कितना होता है ना 2500। अब 2500 है तो कितना हो जाएगा ना 1250। 1250 तो कितना होगा 2500 हो गया, 2500 हो गया। चलो 2500 हो गया तो टोटल कितना हमको पेमेंट करना होगा ना, ये प्रोडक्ट का प्राइस, ये जीएसटी, SGST एंड CGST दोनों में सब मिला के हमको देना कितना पड़ेगा ना 52,500। तो क्रेडिट कितना हो जाएगा 52,500। यानी इसमें क्या हुआ है ना, जितना अमाउंट हमको पेमेंट करना है कुल मिला के जो क्रेडिट, मतलब ये सब तो डेबिट है, परचेज भी डेबिट है, इनपुट CGST डेबिट है, इनपुट SGST डेबिट है, तो ये सब डेबिट है और एक ही केवल क्रेडिट है, चाहे वो कैश हो, चाहे बैंक हो, चाहे क्रेडिटर हो। तो कुल मिला के जितना डेबिट अमाउंट है उतना ही क्रेडिट अमाउंट होगा। इसको हम लोग ऐड करेंगे, जितना होगा ये भी उतना ही फिगर होगा, क्योंकि इतना ही हमको पेमेंट करना है। तो ये हो गया। तो इस जब हम लोग क्या करते, 2-3 जर्नल एंट्री को मार्च करके एक एंट्री में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री। मतलब ये कंपाउंड जर्नल एंट्री है, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक और क्रेडिटर है, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक और क्रेडिटर है, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक, क्रेडिटर्स है। ये तीनों अकाउंट को, तीनों जर्नल एंट्री, तीनों ट्रांजैक्शन को मार्च करके एक सिंगल जर्नल एंट्री की है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री। अभी इसी परचेज का एंट्री सेम फिगर से हम लोग देखेंगे, लेकिन ये था विद इन द स्टेट, दैट इज द इंट्रा। अभी इंटर वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट।
तब इसी फिगर को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसी एंट्री को हम लोग कैसे लिखेंगे। पहले तो डेट लिखने के बाद इसको लिखना है। तो इसमें क्या होगा ना, परचेज अकाउंट डेबिट सेम रहेगा, परचेज अकाउंट डेबिट। इसमें जैसे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी था, तो इंटर स्टेट में इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं होता है, उसमें क्या होता है इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी दोनों जो था इंटर में, दोनों को हम लोग डिवाइड कर दे रहे थे रेट को, 5% को 2.5 इसमें क्या होगा ना, इसमें उस तरह नहीं करना है, उसमें पूरा अमाउंट इसमें बैठ जाएगा 2। उसी तरह कैश में होगा तो कैश, बैंक थ्रू पेमेंट होगा तो बैंक, नहीं तो क्रेडिटर्स। तो ये हो गया। तो परचेस में वही लिखेंगे कितना 50,000, फिर इसमें कितना लिखेंगे 2,500, तो कुल मिला के कितना होगा 52,500। ये समझ में आ गया। तो परचेज एंट्री अगर सेम स्टेट में रहता है, सेम जहां जिस स्टेट में हम रहते हैं उसी स्टेट में अगर हम बेचते हैं, उसी स्टेट में हम खरीदते हैं, ट्रांजैक्शन ये परचेज का भी है, सेल भी हो सकता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस स्टेट में उसी स्टेट में हम परचेज किए तो क्या करना है, तब हमको सीजीएसटी एसजीएसटी लिखना है। और अगर अदर स्टेट से हम खरीदे हैं तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट दोनों अमाउंट को एक साथ में मार्च करके, यानी पूरा परसेंटेज यहीं पर आईजीएसटी में बैठ जाएगा। हो गया परचेज का एंट्री, समझ में आ गया। अभी सेल का एंट्री दिखा रहे हैं, इसके बाद पेमेंट रिसीव आउटस्टैंडिंग, तब भी क्लियर हो जाएगा, सारा एंट्री हो गया, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का हम कल को दिखा दिए थे लास्ट वीडियो में, और नॉमिनल अकाउंट को पर्सनल अकाउंट भी दिखा दिए, और उसके पहले रियल अकाउंट भी दिखा दिए। तो सारा चीज़ अब ऑलरेडी दिखा चुके हैं, खाली आज को जीएसटी का पोर्शन और आउटस्टैंडिंग एरियर प्रीपेड वो वाला हम लोग जानेंगे। अभी क्या है ना सेल, अभी पहले दिखाते इंट्रा मतलब विद इन द सेम स्टेट हम लोग जब बेचते हैं, तो हम लोग बेचे हैं किसी को गुड्स, कितना का से 60,000 का, गुड्स का अमाउंट कितना है 60,000। अभी क्या करना होगा, तो 60,000 तो हमको खाली नहीं मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, साथ में टैक्स, मतलब प्रोडक्ट प्राइस प्लस जीएसटी, प्रोडक्ट प्राइस प्लस जीएसटी, यानी गुड्स का प्राइस 60 हुआ, साथ में क्या होगा जीएसटी। 5% से चलते हैं हम लोग, 5% से खरीदे हैं तो बेचेंगे तब भी 5% ही कलेक्ट करेंगे, तो कोई दूसरा और परसेंटेज नहीं होगा 5%। तो अभी क्या होगा ना, हम लोग जब बेचते हैं उसका एंट्री क्या करेंगे ना, कैश अकाउंट डेबिट, अगर कैश मिलता है, बैंक थ्रू मिलता है तो बैंक को क्या करना है, डेबिट करना है। अगर उधार में क्रेडिट में करते हैं तो डेटर्स अकाउंट को डेबिट करना है, क्या करना है, डेटर्स अकाउंट को डेबिट करना है। तो कैश डेबिट हो सकता है जब कैश रिसीव करेंगे, बैंक थ्रू जब चेक में मिलेगा, कि नेट बैंकिंग है, बहुत सारा भी प्रोसीड्योर है, तो यूपीआई पेमेंट है, कुछ भी बैंक में अगर थ्रू जमा होता है तो बैंक। और डेटर्स मतलब हम लोग जो उधार में बेचते हैं, कैश रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट होगा, बैंक पर्सनल अकाउंट रिसीवर डेबिट होगा, डेटर्स पर्सनल अकाउंट रिसीवर और गुड्स डेबिट हो जाएगा। टू क्या करना है, क्या किए ना, प्रोडक्ट को सेल किए तो इसमें पैसा मिलेगा, साथ में टैक्स कलेक्ट। तो जैसे परचेस के टाइम हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, सेल के टाइम हम लोग उसी को क्या बोलते हैं ना, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। यानी अगर इसका प्राइस, सेल का वैल्यू अगर 60,000 है, हमको तो 60,000 से अधिक मिलेगा, मेरा पोर्शन मतलब सेलर का पोर्शन क्या है 60,000, बाकी 2% क्या है टैक्स जो कलेक्ट किया हम लोग, तो इसमें क्या है 5% है, तो 5% टैक्स है, मतलब कितना हो जाएगा ना 3,000, 5% होता है 3,000, मतलब कितना होगा 1,500 एंड 1,500, 1,500 तो कितना हो गया ना 63,000। समझ में आ गया। ये प्रोडक्ट का प्राइस, ये टैक्स कलेक्ट किए, तो कुल मिला के कस्टमर कितना पेमेंट करेगा 63,000 इंक्लूडिंग टैक्स, 63,000 इंक्लूडिंग टैक्स, एक्सक्लूडिंग टैक्स इसको क्या बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू, जिसके ऊपर टैक्स लगता है। तो ये टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर टैक्स लगा, तो कुल मिला के कस्टमर से कितना लेंगे ना 63,000 हो गया। तो जब ये क्या हुआ ना इंट्रा में सीजीएसटी एसजीएसटी आ गया। अभी इसी को हम लोग देखते हैं जब क्या होगा इंटर वन स्टेट टू अनदर होगा, इसको हम लोग देखते हैं, तब क्या करेंगे ना सेम कैश अकाउंट की, नहीं तो बैंक अकाउंट, नहीं तो
डेटर्स अकाउंट कुछ भी हो सकता है, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन रहेगा उस तरह हम लोग करेंगे। टू सेल्स प्रोडक्ट का वैल्यू इसमें लिखेंगे और जीएसटी के लिए क्या करेंगे ना, आउटपुट IGST दैट इज द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वैल्यू कितना 60,000, इसका 5% मतलब 3,000, यानी कुल मिला के कितना 63,000। समझ में आ गया। यानी जब भी हम लोग क्या करते हैं ना, परचेस करते हैं, कोई एक्सपेंसेस करते हैं, तो उसमें जब होगा तब इनपुट होगा। जब भी कोई पेमेंट करते हैं तब उसके टाइम क्या होता है, पेमेंट करेंगे। तो कितना पेमेंट करना, टैक्स इंक्लूडिंग टैक्स पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए इनपुट CGST SGST नहीं तो IGST होगा। ठीक, रिसीव का टाइम कलेक्ट जब करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, तब क्या करेंगे ना, आउटपुट CGST SGST नहीं तो IGST एज पर ट्रांजैक्शन। क्या है, इंट्रा है ना इंटर है। तो हमको जहां तक लगता है ये क्लियर हो चुका है। अभी क्या करते हैं, कुछ आउटस्टैंडिंग, एरियर, प्रीपेड, इस सब के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वो कैसे एंट्री होता है वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत जन का क्वेश्चन ये रहता है कि आउटस्टैंडिंग हम लोग क्यों किए, क्यों जब हम लोग को पेमेंट करेंगे तब दिखाएंगे, अभी क्यों दिखा रहे, ये सारा बहुत सारा क्वेश्चन अराइज होता है। तो वो भी हम समझा दे रहे क्यों करते हैं। पहले ये आप लोग लिख लो, हम क्या करते हैं, इसके बाद वो दिखाते हैं और एक एक करके बताते हैं। पहले एक कॉन्सेप्ट आप लोग को बताना पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। जो नहीं जानेंगे तो क्या होगा ना, अकाउंट्स में बेस जो है, बेसिस ऑफ अकाउंट, वो हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए उसको बताना बहुत ज़रूरी होता है। वो भी हम अभी क्लियर कर देते हैं। ये क्या होता है, बेसिस ऑफ अकाउंट में क्या रहता है ना, हम लोग का 3 बेसिस ऑफ अकाउंट रहता है। एक को बोला जाता है कैश बेसिस, एक को बोला जाता है एक्रूअल बेसिस और एक को बोला जाता है मिक्स बेसिस। तो हम लोग एक्चुअली अकाउंट्स जो मेंटेन करते हैं वो करते हैं एक्रूअल बेसिस से। तो हम लोग को जानना होगा ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट क्या है। एक्रूअल, ACCRUAL, एक्रूअल बेसिस, बेसिस ऑफ अकाउंट्स, ये पहले जानना पड़ेगा। ये अगर नहीं जानते हैं तो अकाउंट्स करना मतलब संभव ही नहीं है, वो तो रट के किया जाएगा। तो इसलिए एक्रूअल बेसिस जानना होगा। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है ना, इस कॉन्सेप्ट में बोला गया है कि अगर कोई पर्टिकुलर ईयर है, से हम लोग का लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है वो 2021। ये 2021 क्या है ना, 2021 मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। एज पर टैक्स रूल इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब इसको और भी बोला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम ईयर, इनकम ईयर। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2021, अभी ये 2021 में क्या देखना है ना, इस अगर हमको प्रॉफिट, हम लोग अकाउंट्स क्यों मेंटेन करते हैं ना, अकाउंट्स इसलिए मेंटेन करते हैं ना क्योंकि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कि हमको कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन, कैपिटल कितना है, कितना बाहर का लायबिलिटी पड़ा हुआ है, किससे कितना पाते हैं, ये सारा विषय जानना है। तो ये जब हम लोग जानते हैं थ्रू द एक्रूअल कॉन्सेप्ट, इसमें क्या बोला गया है ना, जिस ईयर का एक्सपेंसेस है, चाहे उस ईयर में पूरा कंप्लीट हो चाहे ना हो, उसी ईयर में उस एक्सपेंसेस को दिखाना है। कि इनकम इस साल का है तो इसी साल में दिखाना है, चाहे वो रिसीव हो चाहे ना हो। रिसीव हो जाए तब भी दिखाओ, नहीं हुआ तब भी दिखाओ। यानी जिस साल का है उसी साल में दिखाना, उसी पीरियड का है तो उसी पीरियड में दिखाना है। तो अभी पीरियड तो हम जान चुके हैं कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 21, ये 12 महीना, ये हो गया फाइनेंशियल ईयर। अभी जैसे एक एक्सपेंसेस हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि है सैलरी। ये सैलरी हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग का जो एम्प्लॉई है उन लोग को हम लोग पेमेंट करते हैं। सैलरी किसको पेमेंट करते हैं ना, एम्प्लॉय को पेमेंट करते हैं। तो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को पकड़ के हम लोग ये कॉन्सेप्ट जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। तो एक कोई वर्कर है जो एम्प्लॉय है एक्स, इसका पेमेंट है पर मंथ 5,000। तो इसको 12 महीने में कितना मिलना चाहिए,
ना 12 महीने में इसको मिलना चाहिए इंटू 12, यानी 60,000 मिलना चाहिए। 12 महीने में कितना मिलेगा ना 60,000। अभी 60,000 मिलेगा, सही है, ओके, इट्स ऑल राइट। यानी इसको अगर 1 अप्रैल 2020 फिर 1 मई 20 इस तरह कंटिन्यू होके अप टू 31 मार्च 2021 आएगा। अभी अप्रैल महीना में पेमेंट किए, मान के चलते हैं किसका कितना पेमेंट किए 5,000। तो अप्रैल महीने का हम जो पेमेंट करेंगे कौन सा महीना में पेमेंट करेंगे, इस महीना में पेमेंट करेंगे नहीं, क्योंकि ये काम करेगा, एडवांस सैलरी तो नहीं दिया जाता है। तो इसका पेमेंट अप्रैल का कब आएगा, मई का कब आएगा, जून में, जून का जुलाई में। यानी 31 मार्च का पेमेंट कब होगा ना 1 अप्रैल 2021 में होगा। यानी 31 मार्च का पेमेंट तो 31 मार्च में नहीं हुआ, यानी 12 महीने का जो सैलरी होता है तो 12 मंथ का सैलरी तो पेमेंट नहीं हुआ। तो कितना मंथ का पेमेंट हुआ ना 11 मंथ का, यानी 5,000 इससे कम, यानी टोटल पेमेंट कितना हुआ है ना 55,000। तो 55,000 अगर पेमेंट हुआ है, लेकिन इस साल का एक्सपेंसेस कितना है ना, इस साल का एक्सपेंसेस है पूरा 60,000। क्यों, इस साल ही पेमेंट करना चाहिए था, लेकिन वो बुक क्लोज हो गया 31 मार्च में, उसके बाद हुआ है पेमेंट, क्योंकि वो कंप्लीट करेगा उसके बाद पेमेंट। तो 31 मार्च तक तो हम पेमेंट कितना किए 55,000, लेकिन होना चाहिए था कितना 60,000। अभी कितना ड्यू है 5,000, लेकिन फिर भी हम अकाउंट्स में इस 5,000 को दिखाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जब ड्यू रहता है, ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू डेट आ गया लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, उसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग। उसको क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, मतलब ड्यू बट नॉट पेड। तो जब इस तरह रहेगा तब करना क्या है ना, जितना हम पेमेंट किए उसके साथ आउटस्टैंडिंग को क्या करना होगा, ऐड करके देना है। क्योंकि ये जो 5,000 है जो इस साल पेमेंट नहीं हुआ, वो नेक्स्ट ईयर में पेमेंट हुआ, लेकिन वो खर्चा किस साल रिलेटेड है ना, इसी साल इसी ईयर रिलेटेड है, तो इसी में क्या उसको दिखाना पड़ेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं एक्रूअल, जिसमें क्या होता है कैश पेमेंट करे चाहे ना करे, इस पीरियड अगर रिलेटेड है तो इसी पीरियड में ही उसको दिखाना पड़ेगा। तो उसको क्या बोला जाता है ना एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अभी एंट्री देखते हैं इसका कैसे आउटस्टैंडिंग का होता है, फिर एडवांस का देखेंगे। ये सब ये एक एक्सपेंसेस के लिए दिखा दिए, यही चीज इनकम के लिए होता है, तो इनकम के लिए भी एक एंट्री दिखा देंगे, और एक एडवांस इनकम और एडवांस एक्सपेंसेस दिखा देंगे, तो चीज पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग एक्चुअली सैलरी कितना पेमेंट किए 55,000। तो जनरल एंट्री क्या होगा, जितना पेमेंट किए उसका जनरल एंट्री क्या होगा ना, सैलरी अकाउंट डेबिट। क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। जो पेमेंट किया है उसके लिए टू कैश, कैश भी चला जाएगा, तो कैश चला गया, तो कितना लिखेंगे 55,000। 55,000। अभी इस साल का कितना ड्यू है 5,000 ड्यू है, इस साल का है, इसी साल में दिखाना है उस 5,000 को, मतलब कुल मिला के सैलरी को कितना दिखाना है ना, कुल मिला के सैलरी को 60,000 दिखाना है। तो अभी सैलरी को 60,000 दिखाने के लिए तो क्या करना है, और एक एंट्री करना होगा। क्या करना है, सैलरी एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट करना है, सैलरी अकाउंट फिर से डेबिट हो गया, लेकिन कैश तो हो नहीं पाएगा। तो कैश नहीं हो पाएगा तो क्या होगा ना, यहां पर क्या है ना, सैलरी किसको देते हैं ना, जो एम्प्लॉई है, जो वर्कर है, जो ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया ना, दे प्रोवाइड देयर सर्विस, दे रेंडर सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसका काम कंप्लीट हो गया, वो सर्विस प्रोवाइड कर चुका है, मतलब वो गिवर ऑफ सर्विस है, गिवर ऑफ सर्विस, पैसा नहीं मिला तो गिवर ऑफ सर्विस, पर्सनल अकाउंट है, तो ये क्या हो जाएगा ना, क्रेडिट हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं O/S, दैट इज द आउटस्टैंडिंग, O/S आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या है ना, सैलरी। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ग्रुप ऑफ वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी 5,000 जो है वो क्या होगा, इसमें आ जाएगा, बाद में ये क्या हो गया, मतलब वो गिवर है तो बाद में इसको पैसा दिया जाएगा जब मंथ में, तब क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कर देंगे, खत्म हो जाएगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, इससे क्या हुआ 5,000 हम लोग लिख दिए। तो यानी देखो, अगर अच्छा से देख दो, सैलरी को हम लोग कितना डेबिट किए थे 55,000। अभी क्या है ना, इस साल का खर्चा कितना है 60,000, तो 60,000 दिखाना है, तो डेबिट
और सैलरी फिर से डेबिट हुआ, डेबिट और एंट्री उसी अकाउंट को अगर डेबिट करते तो प्लस होता है, उस अकाउंट को अगर क्रेडिट करते तो क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर डेबिट था, ये भी डेबिट है, तो 55,000 प्लस 55,000 तो कितना हो गया, 60,000। कुल मिला के 60,000 आ गया। और ये बैलेंस रह गया, मतलब ड्यू हो गया। ये बाद में जब नेक्स्ट ईयर आएगा, पहला डेट में उसको क्या करना है, जब पेमेंट करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तब नहीं लिखना है कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, उस पर्सन को दिया जा रहा है, तो पर्सन को क्या करना है, डेबिट करना है। रिसीवर ऑफ कैश हो जाएगा, डेबिट करना है, कैश रियल अकाउंट गोज आउट क्रेडिट हो जाएगा। तब क्या करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये हो गया सैलरी का एक दिखा दिए जो एक्सपेंसेस है। इसके जगह में क्या हो सकता है, दूसरा भी चीज हो सकता है, वेजेस हो सकता है, इसमें और भी कोई भी एक्सपेंस है, जैसे रेंट है वो भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है ड्यू। तो ये सैलरी मतलब ये नॉमिनल अकाउंट दिखा रहे हैं, एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट का एक्सपेंसेस दिखाए, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का इनकम, नॉमिनल अकाउंट इनकम, एक्सपेंसेस क्यों बोले, एक्सपेंसेस में डेबिट होता है इसलिए, और इनकम में क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसी तरह हम लोग क्या देखते हैं ना, एक इनकम का देख लेते हैं। तो इनकम में जनरली हम लोग आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज नहीं करते, इनकम में जब ड्यू रहता है उसमें एरियर, एक्रूड, ये वर्ड यूज करते हैं, एरियर और एक्रूड, एरियर और एक्रूड। एरियर का मतलब क्या और एक्रूड का मतलब क्या है, ड्यू बट नॉट रिसीव। इसमें क्या था, ड्यू बट नॉट पेड, हम लोग पेमेंट नहीं किए। एरियर और एक्रूड में क्या होता है, ड्यू बट नॉट रिसीव, हम लोग रिसीव नहीं किए। जैसे हम लोग मानते हैं कि कमीशन मिलना था, तो कमीशन हम लोग को मिला नहीं, कमीशन मिला जितना उसके लिए क्या करेंगे, जो मिलेगा उसके लिए हम लोग कर सकते हैं कैश, नहीं तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो मिल चुका है कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव, ये कमीशन रिसीव्ड से 5,000, तो 5,000 हमको मिला। और एक्चुअली ड्यू हुआ है कितना ना, 7,000। कमीशन ड्यू कितना हुआ, मिला कितना, 5,000, 2,000 नहीं मिला, तो इसी साल का है, इसी साल का इनकम है, तो इसी साल को दिखाना है। तब क्या करना है, कमीशन रिसीव को तो क्रेडिट करना है, जैसे सैलरी को हम लोग डेबिट किए थे दोनों में, तो इसमें भी क्या है ना, कमीशन नॉमिनल अकाउंट इनकम क्रेडिट ही करना है, लेकिन डेबिट में तो कैश बैंक नहीं आएगा। तो तब क्या होगा ना, एरियर कमीशन, ARREAR, एरियर कमीशन, एरियर कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव कितना से 2,000, तो 2,000। तो कुल मिला के कमीशन में कितना आ गया, दोनों ही क्रेडिट है, तो दोनों क्रेडिट है मतलब ऐड होगा, मतलब कुल मिला के 7,000। तो कमीशन इस साल हमको मिलना था कितना, 7,000, मिला कितना, 5,000, नहीं मिला कितना, 2,000। अभी ड्यू है, बाद में वो मिलेगा। तो ये एरियर कमीशन अभी डेबिट क्यों हुआ, यहाँ पर जैसे ये वर्कर क्या किया ना, जो एम्प्लॉई है वो क्या है ना, सर्विस रेंडर कर चुका है, वो गिवर है, इसलिए उसको पर्सनल अकाउंट गिवर बोल के क्रेडिट। यहाँ पर क्या हुआ, कमीशन रिसीव करना है, अभी तक मिला नहीं, तो कमीशन मिला नहीं मतलब क्या है, कमीशन मिलने वाला था, तो हम क्या हो गया ना, ये जो है ये एक पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कमीशन हमको क्यों मिलेगा ना, कमीशन हम किसी को काम दे चुके हैं, हम सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं। जैसे हमको कोई बोला था कि सेल कर देना, उससे कमीशन मिलेगा, तो हम सेल कर दिए, तो सेल कर दिए मतलब उसको, उसका जो सर्विस देना था हमको, तो हम सर्विस उसको दे दिए, मतलब वो सर्विस क्या किया, रिसीव किया, तो रिसीवर ऑफ सर्विस है, तो सर्विस वो रिसीव कर चुका है, उसके बदले में हमको पैसा नहीं दिया, तो रिसीवर ऑफ सर्विस है बोल के पर्सनल अकाउंट, ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो रिसीवर ऑफ सर्विस बोल के उसको हम क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। और कमीशन मेरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट इनकम है, इसलिए क्रेडिट कर दिए। ये हो गया क्या ना, आउटस्टैंडिंग और एरियर केसेस। अभी एडवांस प्रीपेड में क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा देख रहे हैं, एक्रुअल कॉन्सेप्ट, जिसमें जिस ईयर का है उसी ईयर में दिखाएंगे। ये इस साल का ही एक्सपेंसेस था बोल के इसके साथ जोड़ना है बोल के ये एंट्री किए, और इस साल का 7,000 कमीशन होना था, 5,000 खाली मिला था, बाकी नहीं मिला था, फिर भी इस साल का इनकम दिखाना है बोल के ये एक्स्ट्रा एंट्री हम लोग किया है। उसी तरह हम लोग देखेंगे, अभी क्या देखेंगे, एडवांस थोड़ा देख लेंगे, तो बस और कुछ नहीं रहता, जनरली नॉर्मल रहता। और कुछ अगर क्वेरीज रहता है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। तो एडवांस वाला दिखा दे रहे हैं, हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, हम तुरंत उसका आंसर देंगे, कोई टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि हम हमेशा किसी का क्वेश्चन रहता है तो तुरंत उसको कोशिश करते हैं कि रिप्लाई कर सके। तो इसलिए आप लोग व्हाट्सएप हमको कीजिएगा 9933458567 में। अभी देखिए क्या है ना, एडवांस वाला देख लीजिए। एडवांस में क्या होता है ना, एडवांस में मान लीजिए वही सैलरी था, वही सैलरी, तो सैलरी में क्या है ना, देना है 5,000 करके 60,000, लेकिन हम 70,000 दे दिया है, 70,000। लेकिन इस साल का खर्चा कितना है ना, इस साल का खर्चा है मेरा
ना 60,000, तो 10,000 क्या है ना ज़्यादा दी है। तो पहले पेमेंट का एंट्री दिखाते हैं, सेम सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं तो बैंक से होगा तो बैंक करेंगे, जैसे जैसे होगा। तो दे दिया कितना 70,000, लेकिन इस साल का एक्सपेंसेस कितना है 60,000, 10,000 ज़्यादा पेमेंट किए, तो इस साल तो 70,000 नहीं दिखाना है, क्योंकि इस साल का खर्चा कितना है 60,000, तो 7,000 ही दिखाना है। तो ये कमिंग ईयर का है, एडवांस का मतलब होता है कमिंग ईयर का। तो यानी हमको सैलरी को क्या करना है, घटाना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो क्या करना है ना, सैलरी को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सैलरी को क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किसको करेंगे ना, डेबिट करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं एडवांस सैलरी, एडवांस, एडवांस, और नहीं तो हम लोग बोलते हैं प्रीपेड, क्या बोलते हैं प्रीपेड सैलरी। सैलरी मतलब कोई भी एक्सपेंस, रेंट रहेगा तो रेंट जो भी है उसको लिखना है। एडवांस और प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या है ना सैलरी। सैलरी को हम लोग क्रेडिट क्यों कर दिए, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस तो डेबिट होता है, नहीं इसमें एक्सपेंसेस नहीं, एक्सपेंसेस को क्या कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं। तो डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा ना रिवर्स एंट्री होगा। तो रिवर्स करना है तो इसको क्या करना होगा क्रेडिट करना होगा, तो इसलिए हम क्रेडिट कर दिए। कितना अमाउंट ना 10,000, तो हम लोग 10,000 इसमें डेबिट किए और 10,000 हम इसको क्रेडिट किए। पहले हम समझा दे रहे क्यों किए वो बता रहे, पहले देख लीजिए कैसा है। सैलरी को हम लोग डेबिट कितना किए थे 70,000, सैलरी को क्रेडिट कितना किए 10,000। तो 10,000 डेबिट को अगर क्रेडिट करते हैं तो क्या होता है माइनस होता है। तो इस साल का खर्चा कितना है 17,000 माइनस 10,000 60,000। तो इस साल का इनका एक्सपेंसेस कितना दिखाएंगे ना 60,000, बाकी 10,000 इस साल का है नहीं, नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा। तब क्या होगा ना ये जो एडवांस सैलरी है तब इसको क्रेडिट कैंसिल करना है और सैलरी को इसको रिवर्स करना है, यही एंट्री को रिवर्स करना है, उस साल का वही एक्सपेंसेस बन जाएगा, इसी को खाली रिवर्स कर देना है। अभी ये एडवांस सैलरी और प्रीपेड सैलरी क्यों डेबिट हो गया ना, क्योंकि प्रीपेड है, हम जिससे हमको सर्विस मिलना था उससे सर्विस मिला नहीं है अभी तक, हम पहले से ही दे दिए हैं, तो वो क्या हो गया रिसीवर। तो इसलिए क्या किया रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट रिसीवर है, डेबिट कर दिए। और सैलरी को क्यों क्रेडिट किया ना रिवर्स किए, क्योंकि ज़्यादा हम दिखा दिए थे, इस साल का एक्सपेंसेस नहीं है, एक्सपेंसेस को घटाने के कारण हम लोग क्या कर दिए क्रेडिट कर दिए। तो ये हो गया एक्सपेंसेस की तरफ से। उसी तरह इनकम की तरफ से वही कमीशन दिखा रहे, तो कमीशन हमको मिलना चाहिए था 7,000, हमको मिला 10,000। तो क्या करेंगे ना कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव्ड। तो ये हो गया, कितना मिलना था 7,000, मिला कितना 10,000, यानी 3,000 हमको ज़्यादा मिल गया। तो इस साल का तो है नहीं, इस साल दिखाना नहीं है, तो कमीशन को क्या करना है घटाना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इसको क्या करना है रिवर्स करना है, कमीशन को डेबिट, क्योंकि क्रेडिट को डेबिट करेंगे तभी माइनस होगा, क्रेडिट को क्रेडिट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो कमीशन रिसीव को हम लोग क्या करेंगे ना कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे ना एडवांस मिला है, तो एडवांस अगर मिला है तो उसको हम लोग क्या करेंगे ना एडवांस कमीशन, एडवांस कमीशन, एडवांस कमीशन। अभी कमीशन डेबिट क्यों हुआ ना, क्योंकि ये कमीशन जो है ज़्यादा हम दिखा दिए हैं। कितना ज़्यादा दिखाए हैं 3,000, तो 3,000 हमको क्या करना है डिक्रीज कराना है, घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करना है रिवर्स, मतलब डेबिट, क्रेडिट था डेबिट किया तो माइनस हो जाएगा, 7,000 आ जाएगा। एडवांस कमीशन क्यों ना, पहले से हमको कमीशन मिल चुका है, हम काम नहीं किया अभी तक, पहले ही मिल चुका है। तो हम क्या हो गया ना, इसका मतलब वो जो हमको दिया है वो क्या है एडवांस दिया है, वो पर्सनल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है, वो गिवर, एडवांस देने के लिए वो गिवर है। तो ये एडवांस कमीशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये पर्सन को, वो गिवर हो गया। तो इसलिए उसको हम लोग क्या कर दिए क्रेडिट कर दिए। तो ये है सारा आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एरियर, ये सब का एंट्री, और बाकी नॉर्मली कुछ नहीं रहता है। हाँ, और एक एंट्री ऑब्वियसली दिखाना चाहिए, वो थोड़ा दिखा दे रहे, एक दिखाने से ही हो जाएगा। वो क्या है ना, किसी से अगर पैसा हम लोग मिलता है लेकिन लेस देन द अमाउंट रिसीव, मतलब जो अमाउंट हम दिए थे उधार उससे कम, तो क्या होगा ना डिस्काउंट, एक डिस्काउंट का एंट्री हम दिखा दे रहे, एक रिसीव का दिखा दे रहे, तो पेमेंट का वही होगा, खाली उसमें क्या होगा उल्टा एंट्री पेमेंट के टाइम होता है, क्योंकि कैश जब हम लोग रिसीव करते आता है और जब हम लोग क्या करते हैं पेमेंट करते हैं तो जाता है। तो ये सिंपली उसका रिवर्स एंट्री खाली करना है। तो ऐसे किसी के पास से XYZ किसी के पास से अगर पैसा मिलना था तो पैसा किससे मिलता है ना डेटर से मिलता है। तो जब मिलता है, अगर मिलना है 10,000 रुपया, लेकिन हम उसको छूट दे दिए, कुछ डिडक्ट मतलब डिडक्शन, मतलब उसमें हम बोले कि डिस्काउंट अलाउड किए,
तो क्या करेंगे ना, डिस्काउंट अगर अलाउ करते हैं से 500 रुपीज़ हम डिस्काउंट अलाउ, 10,000 मिलना था 500 रुपया क्या कर दिए, डिस्काउंट अलाउ कर दिए, तो मिलेगा कितना 9,500। जो मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे ना, कैश अकाउंट डेबिट। जो नहीं मिला वो लॉस है मेरा, तो नॉमिनल अकाउंट में लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू से कौन है ना, डेटर्स है, जिसके पास से मिला है पर्सनल अकाउंट गिवर क्रेडिट। कितना मिला 9,500, 500 रुपया मेरा लॉस डेबिट हो गया। कुल मिला के इससे मिलना चाहिए था कितना ना 10,000। क्यों हम 500 रुपया को दिखाया 10,000 में से, कारण ये है कि फुल सेटलमेंट का अर्थ क्या होता है, इसके बाद और नहीं मिलेगा। 10,000 मिलना था, 9,500 ही देगा और नहीं देगा, तो ये बाकी क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड लॉस। कैश रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट, डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट लॉसेज डेबिट हो गया, और डेटर्स पर्सनल अकाउंट गिवर क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। इसी को और देख लेते हैं, आप लोग को दिखा देते हैं डिस्काउंट रिसीव कैसे होता है। रिवर्स एंट्री होता है, किसी को पेमेंट करना था 12,000, हम पेमेंट किए 11,900, तो 100 रुपया का कम पेमेंट किए, मेरा प्रॉफिट हुआ, तो 100 रुपया क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव। उसके लिए क्या होता है ना, जब किसको पेमेंट करते हैं ना हम लोग, क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना था कितना ना, से 12,000, तो पेमेंट कितना किए, पेमेंट कैश और बैंक से हम लोग कर सकते हैं, यह हमेशा याद रखना, इसमें भी कैश लिखे बैंक से भी हो सकता है। तो क्रेडिटर्स तो पेमेंट किए 11,900, तो 100 रुपया कम पेमेंट किए, मेरा प्रॉफिट हो गया। नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। जैसे उसमें अलाउ किए हम, इसमें हम क्या किए, ये नॉमिनल अकाउंट एक लॉस है बोल के डेबिट हुआ, ये नॉमिनल अकाउंट इनकम मतलब प्रॉफिट है बोल के ये क्रेडिट हो गया। तो ये एंट्री सारा रहता है, बाकी नॉर्मल एंट्री है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सारा कंपाउंड जर्नल एंट्री है, 2-3 जर्नल एंट्री को मार्च करके किया गया है, इसलिए इसको कंपाउंड जर्नल एंट्री बोला जाता है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं ना, एंट्री सब बनाते हैं। अगर आप लोग का इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन रहता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, हमको व्हाट्सएप कर सकते हो, कौन सा नंबर में, 9933458567। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग चाहते हैं इस वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो उसमें ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। ओके, थैंक यू।